नमस्ते बच्चों। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पिछले क्लास से मल्टीनोमियल थ्योरम कर रहे थे, ठीक है ना। और मल्टीनोमियल थ्योरम में एक्स के किसी पावर कोफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं ये देख रहे थे, ठीक है ना। सही ना। तो देखो एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बी का पावर 4 सी का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का पावर 6। सही ना। इस एक्सपेंशन में ए क्यूब बी का पावर 4 सी का पावर 5 कोफिशिएंट देखना है, ठीक है ना। तो पहले मल्टीनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, तो लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का पावर 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 टर्म है नहीं तो फैक्टोरियल पी क्यू आर, और ए बी का पावर पी, बी सी का पावर क्यू और ए सी का पावर आर। सही ना। इसको ठीक से लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा ये। दिस इज सिग्मा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर, ए बी का पावर पी, बी सी का पावर क्यू और ए सी का पावर आर। सही ना। और कंडीशन क्या होता है, तो P प्लस क्यू प्लस आर 6 होना चाहिए नहीं, ये जो पावर है इसका सम या इसका सम 6 होना चाहिए और पी क्यू आर होल नंबर होना चाहिए। सही ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए का पावर इकट्ठा कर लेते हैं बी का और सी का, तो पी क्यू आर। ए का पावर देखो तो ए का पावर यहाँ पर पी है और यहाँ पर आर है, तो ए का पावर पी प्लस आर, बी का पावर पी प्लस क्यू और सी का पावर क्यू प्लस आर। तो क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया कि ए क्यूब होना चाहिए नहीं, तो मतलब पी प्लस आर का वैल्यू 3 होना चाहिए, पी प्लस आर का वैल्यू, और पी प्लस क्यू बी का पावर है ये, बी का पावर 4 होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं ये दिया हुआ इधर, और क्यू प्लस आर आपका 6 होना चाहिए, ठीक है ना, 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सब इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसे निकालते हैं पी क्यू आर। तो तीनों को पहले ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 12। तो पी प्लस क्यू प्लस आर आपका 6 आ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, 6 आ गया, 6 है। अगर नहीं ये 6 नहीं 7 आ जाता तो इसका मतलब 7 इक्वल टू 6 हो जाता है, तो इसका मतलब ये टर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सही ना। चलो अब P प्लस आर का वैल्यू 3 रख देते हैं, P प्लस आर का वैल्यू 3 रख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया Q इक्वल टू 3, और P प्लस क्यू का वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो आर का वैल्यू 2 आ जाएगा, और Q प्लस आर का वैल्यू 5, ये दोनों मिलकर 5 हो गया, तो उधर चला जाएगा तो P का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी क्यू आर आ गया, तो इसे पुट कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ ए क्यू बी का पावर 4 सी का पावर 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। और ये p प्लस आर का वैल्यू 3 4 5 हो जाएगा, तो यही इसका कोफिशिएंट हो गया ये, ठीक है ना। यही कोफिशिएंट हो गया, यही निकालना हमको। तो कैंसिल करते हैं, तो 6 5 4 और 2 2 जा 4, तो 60 आ गया, ठीक है ना। सही ना। तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। तो मल्टीनोमियल थ्योरम इस तरह से हैंडल करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सम ऑफ रेशनल टर्म्स,
इन द एक्सपेंशन ऑफ √2 प्लस √3 प्लस 6 √5, इसका मतलब 5 पावर 1/6 होल का पावर 10, ठीक है ना। इसमें रेशनल टर्म कितने हैं पहले तो ये बताना है, उनका सम भी निकालना है, ठीक है ना, सम ऑफ रेशनल टर्म, ठीक है ना, रेशनल टर्म्स के सम निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग नंबर ऑफ रेशनल टर्म बाइनोमियल में निकाले थे नहीं, उसी तरह से इसको भी लिखना है, करना है, ठीक है। मल्टीनोमियल में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। चलो तो पहले हम लोग एक्सपेंशन लिख लेते हैं, नहीं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन लिख लेते हैं इसका। तो √2 प्लस √3 प्लस 6 √5 का पावर 10 इज इक्वल टू सिग्मा फैक्टोरियल 10 अपॉन 3 टर्म है, नहीं 3 टर्म है इधर, तो फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, नहीं, और √2 का पावर p रहेगा, नहीं, तो 2 का पावर p/2 रहेगा, और 3 का पावर q/2 रहेगा, नहीं √3 का पावर q रहेगा तो 3 का पावर q/2 रहेगा, और 5 का पावर r/6 रहेगा, नहीं r/6 रहेगा, ठीक है ना। तो p प्लस q प्लस r 10 होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए, सही ना। चलो इस तरह से होना चाहिए। और कहा गया रेशनल टर्म, क्वेश्चन का कंडीशन हो गया कि रेशनल टर्म होना चाहिए। रेशनल टर्म मतलब ये पावर होल नंबर होना चाहिए तब रेशनल होगा, नहीं पावर अगर 1/2 हो गया तब तो ये रेशनल टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो PQR तो होल नंबर होना ही चाहिए इसमें, p/2 q/2 r/6 ये भी होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, तब रेशनल टर्म होगा, ठीक है ना। तो ये है फॉर रेशनल टर्म, सही ना। तो इसका मतलब क्या होगा, p इवन होना चाहिए तभी 2 कैंसिल होकर होल नंबर बनेगा, नहीं तो p का वैल्यू हो सकता है 0 2 4 ऐसा, नहीं 6 8 10 तक हो सकता है, 10 से ज़्यादा तो होगा नहीं। q का वैल्यू भी यही हो सकता है 0 2 4 6 8 10, और r होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 6, नहीं क्योंकि तब ये होल नंबर बनेगा। तो r का वैल्यू होना चाहिए 0 6 12 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब r का 2 ही वैल्यू है 0 और 6, तो पहले r को रखते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 जब रखेंगे इसमें तो p प्लस q 10 आ जाएगा, नहीं सही ना, p प्लस q 10 आ गया, ठीक है। चलो तो p प्लस q 10 आने का, और दोनों इवन नंबर है तो क्या क्या हो सकता है 0 10, नहीं 0 10 2 8, नहीं 4 6, ठीक है ना, 6 4 8 2 10 0, ठीक है ना। सही ना, इस तरह से हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म ऐसा मिलेगा जिसमें r 0 होगा, और ये 6 टर्म हो जाएंगे आपके रेशनल टर्म, ठीक है ना। और जब r का वैल्यू 6 होगा, सही ना, r का वैल्यू 6 होगा, तो r का वैल्यू 6 होगा तो 6 रखेंगे तो p प्लस q 4 हो जाएगा, नहीं तो इसका मतलब p प्लस q जो है वो 4 हो जाएगा, और p और q इवन होना चाहिए तो 0 4 2 2 और 4 0, ठीक है ना, 3 टर्म ये मिलेगा, ठीक है ना। सही ना। तो इस तरह से इतने हो जाएंगे रेशनल टर्म, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है ना। तो 9 रेशनल टर्म हो गया, नहीं 9 रेशनल टर्म है। अब इन सब का सम निकालना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में है कि इन सब का सम निकालना है। अगर क्वेश्चन ये होता कि रेशनल टर्म कितने हैं तो 9 आंसर लिख देते, बस सही हो जाता, ठीक है ना, सही ना। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म अगर पूछा जाता तो 9 होता।
सही ना। चलो अब हम लोगों का ये है कि सम कैसे निकालें, ठीक है ना। तो पहले इन सब का सम निकालेंगे, फिर इस सब का सम निकालेंगे। तो पहले r इक्वल टू जीरो जब रखेंगे, r इक्वल टू जीरो तो फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये भी 1 हो गया नहीं, r इक्वल टू जीरो तो 0 पावर 1 हो गया नहीं, सही ना। तो ये जो एक्सपेंशन है वो ऐसा हो गया, सिग्मा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, और r का वैल्यू 0 है तो 1 हो गया ये, और √2 का पावर p और √3 का पावर q, नहीं सही ना। और p प्लस q 10 आ गया, नहीं सही ना, ये वाला कंडीशन। तो ये हो गया बाइनोमियल, नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 प्लस √3 का पावर 10, नहीं। तो जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। अब इसमें अब ये बाइनोमियल में रेशनल टर्म निकाल के उसका सम निकालना है, ठीक है ना, समझ गया। तो इस बाइनोमियल में रेशनल टर्म जो है उनका सम निकालना है, ठीक है ना। तो रेशनल टर्म यही पी क्यू वाला होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो निकालते हैं, देखो तो √2 प्लस √3 का पावर 10 को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला टर्म होगा 10c0, √2 का पावर 0, √2 का पावर 10 और √3 का पावर 0, नहीं सही ना, मतलब ये वाला टर्म सही ना। तो रेशनल टर्म है, नहीं। इसका अगला वाला ही रेशनल होगा 10c1, √2 का पावर 9 और √3 का पावर 1, नहीं ये इरेशनल होगा, ऑड पावर है, नहीं। तो हमको इन सब टर्म का सम चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है ना। √2 माइनस √3 का पावर 10, सही ना। तो 10c0 और √2 का पावर 10 और √3 का पावर 0, और ये माइनस में होगा, नहीं 10c1 √2 का पावर 9 और √3 का पावर 1, सही ना। तो ये टर्म रेशनल, इरेशनल, फिर अगला रेशनल, फिर इरेशनल, ऐसे मिलेगा नहीं। तो हमको इरेशनल वाला नहीं चाहिए, रेशनल वाले का सम चाहिए, ठीक है ना। रेशनल बचे तो ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये इरेशनल वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 का पावर 10 माइनस, प्लस हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं √2 माइनस √3 का पावर 10 इक्वल टू 2 टाइम्स, यह है सम ऑफ रेशनल टर्म, नहीं ठीक है ना, समझ गया। तो बाई 2 कर दो इधर, तो ये हो गया सम ऑफ रेशनल टर्म, ठीक है ना। तो इस वाले रेशनल टर्म का सम ये हो गया √2 प्लस √3 का पावर 10 प्लस √2 माइनस √3 का पावर 10 बाई 2, नहीं। अब इस वाले रेशनल टर्म का सम निकालते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो इसमें r का वैल्यू 6 है, तब जब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो वो एक्सपेंशन ऐसा होगा, सिग्मा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, और r का वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 6, नहीं। और क्या था, √2 का पावर p, √3 का पावर q, और √5 का पावर 1/6 का पावर 6, तो 5 बच जाएगा खाली, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा सही ना। चलो ठीक है। तो इसमें p का 3 ही वैल्यू है, p q का, नहीं। तो एक बार 0 4 पुट कर देते हैं, 2 2 और 4 0, तीनों पुट करके ऐड कर देते हैं, नहीं सम निकालना है। तो पहला टर्म जब p को 0 q को 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6,
नहीं, और ये 0 और ये 4 नहीं, तो 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा नहीं, तो 9 इंटू 5 प्लस अगला टर्म होगा 2 वाला, ठीक है ना, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, ये तो फैक्टोरियल 6 रहेगा ही, और इसमें इसका ही पावर 2 इसका ही पावर 2, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 इंटू 5 नहीं, और प्लस फिर 4 0 वाला, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 प्लस सॉरी अब 4 0 पुट किए हैं, पी का वैल्यू 4 क्यू का 0, पी का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5, ठीक है ना। तो 3 टर्म का सम ये लिख देंगे नहीं, और ये सम दोनों को ऐड कर देंगे तो रेशनल टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। और सिर्फ अगर नंबर ऑफ रेशनल टर्म कहा जाता तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, तो 9 रेशनल टर्म है, उनका सम है, इस वाले रेशनल टर्म का सम ये निकाल लिए नहीं, इसमें ज़्यादा टर्म था और इस वाले का ऐसे निकाल लिए, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इस तरह से मल्टीनोमियल एक्सपेंशन को बाइनोमियल की तरह इस तरह से हैंडल करना है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स देखें नहीं, और मल्टीनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स देखें नहीं। बाइनोमियल में क्वेश्चन जो था वो मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट टर्म ये सब भी था, लेकिन मल्टीनोमियल में पोजीशन चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये सब क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन नंबर ऑफ टर्म पे क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होता है n+1, जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए n+1, तो मल्टीनोमियल में कितना टर्म्स होता है ये देखते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन द मल्टीनोमियल x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr का पावर n, ठीक है ना। अगर r टर्म हो मल्टीनोमियल में उसका पावर n हो, n नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होता है इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1cn, ठीक है ना। when x1 x2 x3 xr are independent of each other, ठीक है ना। अगर सभी टर्म इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से तब ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, समझ गए बात। ये कैसे आया, तो इसको हम लोग बाइनोमियल लास्ट में अगर कहना होगा तो बताना तो बता देंगे, ठीक है ना, इसका प्रूफ बता देंगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है ना। अभी जब और आगे पढ़ेंगे तब इसका प्रूफ आएगा। तो अभी ये फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन कब यूज़ करना है, जब ये सारे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है ना, तो ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ऐसा, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों डिपेंडेंट है, नहीं सही ना। तो जब इंडिपेंडेंट वाले टर्म्स हो इस तरह का तब ये यूज़ करना है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में r जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है मल्टीनोमियल में, n एक्सपोनेंट है, और यहाँ भी वही सफिक्स n है जो एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, सही ना। तो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 10। इस एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो r का वैल्यू इसमें 3 है, n का वैल्यू 10 है, तो n प्लस r माइनस 1 लिखेंगे, तो 10 प्लस 3 माइनस 1 c10 n होता है इधर, ठीक है ना। तो दिस इज 12 c10, तो 66 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 66 टर्म्स है इसमें,
क्लियर बात है? चलो अब इस 66 टर्म में देखो क्या होगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ये, फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + 2x² का पावर 10। ठीक है ना, इसमें भी मल्टीनोमियल में 3 ही टर्म है, पावर 10 है, लेकिन ये तीनों इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होने से क्या होता है देखो, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x², जब इसका आप एक्सपेंशन लिखोगे ऐसे फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल PQR, नहीं जैसे लिखते हैं हम लोग 1 का पावर p, x का पावर q और 2x² का पावर r, सही ना। तो मान लो हमको x² चाहिए, ठीक है ना, तो x² दो तरीके से मिलेगा, एक तो r का वैल्यू 0 पुट कर दें, q का वैल्यू 2 पुट कर दें और p का वैल्यू 8 पुट कर दें, सबका सम 10 होना चाहिए। तो p को 8 पुट कर दिए, q को 2 पुट कर दिए, r को 0 पुट कर दिए, तो x² आ गया नहीं। और दूसरा तरीका x² लाने का कि r को 1 पुट कर दीजिए तो x² आ जाएगा, और q को 0 और p को 9 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो x² वाला 2 टर्म है इसमें, तो वो दोनों 2 टर्म अब नहीं गिनेंगे, दोनों को कंबाइन करके x² लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि बहुत सारे टर्म कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। x³ जैसे देखोगे तो x³ 3 तरीके से मिलेगा, एक तो इसका पावर x³ भी 2 ही तरीके से मिलेगा, तो इसका पावर 3 हो जाए, q का वैल्यू 3 हो जाए, r 0 हो जाए, p 7 हो जाए, ठीक है ना, तो x³ मिलेगा। और एक बार r1 q1 p 8 तभी x³ मिलेगा नहीं। तो x³ का भी 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो दोनों को 2 नहीं गिनेंगे, एक ही गिनेंगे, दोनों कंबाइन करके x³ लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें जब डिपेंडेंट हो जाते हैं टर्म्स तो बहुत सारे टर्म आपस में क्लब हो जाते हैं, तो ये बात ऑब्वियस है कि जो हमको 66 टर्म इसमें मिला था, 3 टर्म का पावर 10 था, इसमें भी 3 टर्म का पावर 10 है, तो इसमें 66 से अब कम टर्म मिलेगा नहीं, सही ना। तो कितने टर्म अब होंगे कैसे निकालेंगे, तो इसको ऑब्जर्वेशन से निकालना है, ठीक है ना, सही ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है, तो मिनिमम पावर ऑफ x, मिनिमम एक्सपोनेंट ऑफ x, सही ना। ये 0 मिलेगा नहीं, क्योंकि जब सारा p का वैल्यू 10 रख देंगे और ये q और r 0 0 रख देंगे तो x पावर 0 मिलेगा, तो मिनिमम पावर ऑफ x 0 और मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ x, मैक्सिमम कब होगा, तो जब सारा 10 पावर इसी पे आ जाएगा और ये इसका पावर 0 इसका पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो मैक्सिमम 20 पावर होगा नहीं, सही ना। तो मिनिमम पावर 0 और मैक्सिमम पावर 20 मिला। अब देखेंगे बीच का सारा पावर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो x का पावर 1 भी मिलेगा, कब मिलेगा, तो जब इस पे 1 पावर हो जाए और इस पे 9 पावर हो जाए तो x पावर 1 मिलेगा, ठीक है ना। x पावर 2 भी मिलेगा, x पावर 3 4 5 सब मिलेगा नहीं। तो 3 चीज़ इसमें देखना है, मिनिमम पावर, मैक्सिमम पावर और बीच का पावर। तो जब आप 0 पावर से 20 पावर तक बीच के सारे पावर्स लिखोगे तो 21 टर्म्स लिखना होगा नहीं, मतलब ये अब ऐसा हो गया, पहला x पावर 0 वाला टर्म, फिर a1 x पावर 1 वाला टर्म, a2 x² वाला टर्म और a20 x20 नहीं। तो कितने टर्म्स लिखने पड़ेंगे, तो 0 से 20 है तो 21 टर्म्स हो गया नहीं, तो इसका मतलब 21 टर्म्स, सही ना। तो इस एक्सपेंशन में 21 टर्म्स है, ठीक है ना। और इसी तरह का ये एक्सपेंशन था तो इसमें 66 टर्म्स थे, तो कहाँ कम हो गया, क्लियर हो गया नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे टर्म सिमिलर एक ही पावर के बन गए, तो वो सब क्लब होके एक बन गया नहीं, सही ना। तो इसलिए कम टर्म रह गया इसमें, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इंडिपेंडेंट हो तो इसको यूज़ करना है और डिपेंडेंट हो तो इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई फॉर्मूला रेडीमेड नहीं है, इसमें ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, 3 चीज़, मिनिमम, मैक्सिमम
और बीच के पावर्स, ठीक है ना, समझ गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² + 3x⁴ का पावर 10, ठीक है ना। तो इसमें इसका एक्सपेंशन जो लिखेंगे वो होगा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल PQR, 1 का पावर P, x² पावर Q और 3x⁴ का पावर R, नहीं। तो मिनिमम पावर इसमें 0 मिलेगा, नहीं। जब P का वैल्यू 10 हो जाएगा, ये सब 0 0 हो जाएगा, तो x पावर 0 आएगा, नहीं। तो मिनिमम एक्सपोनेंट इज 10, ठीक है ना। ऑफ x इज 10 0। मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ x इज 40, नहीं। जब इसका सारा 10 पावर इसका हो जाए, ये सब 0 0 हो जाए, तो 40 पावर हो जाएगा, नहीं 40। अब देखेंगे बीच का पावर, तो 0 मिनिमम और मैक्सिमम 40। बीच में इसमें इवन पावर खाली मिलेगा, नहीं। मान लो Q का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x² आएगा, R का वैल्यू 1, Q 0 और बाकी P को रखते हैं तो x4 आएगा, नहीं। तो इसमें सिर्फ इवन पावर मिलेगा, ऑड पावर इसमें नहीं मिलेगा। x पावर 1 इसमें नहीं मिल सकता है। x पावर 1 कब मिलेगा? जब Q को 1/2 पुट करेंगे, तो Q तो होल नंबर होता है, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब बीच में सिर्फ इवन पावर मिलेगा, ठीक है ना, सही ना। ओनली इवन पावर अकर, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 2 4, नहीं, 0 2 4 6 8 और लास्ट में 40, ये AP है। इसमें कितने टर्म्स है निकालना है, नहीं। तो फर्स्ट टर्म इसका 0 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और nth टर्म आपका 40 है, नहीं। तो Tn वाला फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, नहीं। तो Tn इज 40, A इज 0, n-1 n निकालना है, D इज 2, नहीं। तो n 21 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें भी 21 टर्म्स ही है, नहीं। तो इसमें हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि x² को T पुट कर दो, तो ये एक्सपेंशन पहले वाला जैसा हो जाएगा। तो उसमें भी 21 था, इसमें भी 21 होगा, ठीक है ना, सही ना। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखते हैं फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1 + 1/x का पावर 10, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस LCM ले लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 1 + x, पहले इसको लिख लिए 1 + x + x² का पावर 10 और अपॉन x पावर 10, ठीक है ना। ऐसा हो गया, नहीं। अब जितना टर्म इसमें होगा उतना ही टर्म पूरे में होगा, नहीं, क्योंकि ये x पावर 10 तो सब में डिवाइड होगा, नहीं। तो जितना टर्म ऊपर वाले में होगा उतना ही टर्म ये पूरे वाले में होगा, ठीक है ना। तो इसमें 21 टर्म्स फिर से होगा, नहीं, क्योंकि मिनिमम पावर x पावर 0 मिलेगा और मैक्सिमम पावर 20 मिलेगा, बीच का इसमें सारा पावर मिलेगा, नहीं। तो 21 टर्म्स, ठीक है ना। तो इसमें भी 21 टर्म्स, समझ गया। एक और देखो, तो जब डिपेंडेंट टर्म्स हो जाए मल्टीनोमियल में, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन सही से करना है। जैसे ये 1 + x² + 3x³ का पावर 10, ठीक है ना। चलो, तो इसमें मिनिमम जो मिलेगा, मिनिमम एक्सपोनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, नहीं, क्योंकि जब 10 पावर इस पे आ जाएगा तो 0, इस पे 0 पावर, इस पे 0 पावर, नहीं, तो 0 मिलेगा। मैक्सिमम 30 मिलेगा, नहीं, जब सारा पावर इस पे आ जाएगा। अब देखो, इसमें x पावर 1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। x पावर 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि x पावर 1 बनाने के लिए इस पे 1/2 पावर करना होगा या इस पे 1/3 पावर करना होगा। तो पावर तो PQR जो होता है होल नंबर होता है, नहीं, सही ना। तो इसमें x पावर 1 अब नहीं रहेगा, तो एक टर्म गया।
एक्स स्क्वायर तो रहेगा नहीं, क्योंकि इस पर 1 पावर जो होगा और इसका 9 पावर जब होगा तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स क्यूब भी मिल जाएगा, एक्स पावर 4 भी मिलेगा, क्योंकि जब इसका 2 पावर हो जाएगा इसका 8 पावर हो जाएगा तो 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा जब इसका 1 1 और इसका 8 पावर हो जाएगा, नहीं सही ना। तो x पावर 1 इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन x पावर 1, ठीक है ना। तो जब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो ऐसा रहेगा a0 प्लस a2x स्क्वायर प्लस या a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब और बाकी सब मिलेगा a30 x30 a29 x30, नहीं तो 0 से 29 तो 30 टर्म्स मिला, नहीं तो इस बार 31 टर्म्स नहीं हुआ, इस बार बीच में एक टर्म मिसिंग हो गया तो 30 टर्म्स, सही ना। तो इस तरह से मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं जब जो टर्म्स है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट अगर है तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, निकाल देना, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मतलब अगर एक x के टर्म में है तो बाकी कोई टर्म x के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, y z के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, सही ना। तो ये है नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल। चलो, तो ये हम लोग मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकाले। अब हम लोग बाइनोमियल और मल्टीनोमियल थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है ना। और ये टॉपिक है सम ऑफ कोफिशिएंट एंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। problem based on sum of coefficient and sum of binomial coefficient, ठीक है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ कोफिशिएंट एंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। चलो, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग देखे थे कि कोफिशिएंट अलग बात है और बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग बात है, ठीक है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब सिर्फ एनसीआर वाला टर्म, नहीं जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं x प्लस वाई का पावर n, तो ये होता है सिग्मा एनसीआर x का पावर n माइनस आर, वाई का पावर r, नहीं और x r का वैल्यू 0 से n तक, ठीक है ना। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। तो इसमें ये पार्ट होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इस पूरे को कहेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ y का पावर r, नहीं कोफिशिएंट ऑफ y का पावर r, नहीं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट अलग बात होता है और बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग बात होता है, ठीक है ना। मल्टीनोमियल में मल्टीनोमियल कोफिशिएंट जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। बाइनोमियल दोनों होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट दोनों होता है, मल्टीनोमियल में सिर्फ कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, जनरली। चलो, तो ये जो एक्सपेंशन लिखते हैं हम लोग, ये एक्सपेंशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन is true for all x belongs to R, for x all true for all x, true for all x, all x मतलब रियल नंबर नॉन रियल नंबर सबके लिए ट्रू है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो फॉर ऑल y, तो y भी रियल नंबर नॉन रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, और n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कह दो कि ये x में आइडेंटिटी है, नहीं ट्रू फॉर ऑल x है, इसका मतलब आइडेंटिटी है, नहीं ट्रू फॉर ऑल y है तो y में भी आइडेंटिटी है,
और n नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो जब भी कोई इक्वेशन आइडेंटिटी होता है तो उसमें हम लोग x का y का कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसके लिए आइडेंटिटी है वो। तो ये रियल नॉन रियल सबके लिए आइडेंटिटी है, तो रियल भी पुट कर सकते हैं, नॉन रियल भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड जब हम लोग मल्टीनोमियल लिखते हैं तो ये होता है सिग्मा पी क्यू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल पी क्यू आर, x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, नहीं p प्लस क्यू प्लस r n होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी ट्रू है फॉर ऑल x, नहीं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, ऑल y एंड ऑल z, सही ना। तो हर एक x के लिए सही है, हर एक y के लिए सही है और हर एक z के लिए भी सही है, ठीक है ना। तो अपने सहूलियत के हिसाब से x का कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y का कुछ भी और z का कुछ भी, ठीक है ना। तो मान लो हमको इस एक्सपेंशन में x का वैल्यू 1 पुट कर दें और y का वैल्यू x पुट कर दें, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा इस तरह से 1 प्लस x का पावर n NCR, ठीक है ना। और x को 1 पुट कर दिए तो ये 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, नहीं, तो 1 हो गया। और y को x कर दिया तो x पावर r होगा, नहीं, समझ गया। r का वैल्यू 0 से n तक, ठीक है ना, समझ गया। तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर x को 1 y को माइनस x पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस x का पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, ये माइनस x पावर r हो जाएगा तो -1 का पावर r NCR x पावर r, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बार बार जो इतना लिखेंगे तो इसमें NCR को CR लिखेंगे, ठीक है ना, सही ना, मतलब n साइलेंट कर देंगे, बार बार NCR नहीं लिखेंगे, CR लिखेंगे तो आप समझिए NCR है, ठीक है ना, समझ गया। तो n कितना है वो यहाँ जितना पावर हो समझो वही n है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलो, तो अगर हमको अब हम लोग को सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए, मतलब खाली इसका सम चाहिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, नहीं, सही ना। तो पुट x इक्वल टू 1, x में आइडेंटिटी है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो पुट x इक्वल टू 1, सही ना। तो इधर 1 पुट करेंगे तो 2 पावर n हो जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे और एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, NCR को CR लिख रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 टू Cn, दिस इज 2 का पावर है, ठीक है ना, सही ना। x का वैल्यू 1 पुट कर दिए, आइडेंटिटी है, पुट कर सकते हैं। जब भी कोई इक्वेशन आइडेंटिटी होता है तो जिसमें आइडेंटिटी ये x में फॉर ऑल x के लिए आइडेंटिटी, रियल नॉन रियल सब के लिए, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल भी नॉन रियल भी, ठीक है ना। और कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, अगर x में आइडेंटिटी है तो, अगर y में आइडेंटिटी है तो y के रिस्पेक्ट में कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग x का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो ये 2 का पावर n हो गया, नहीं, और x का वैल्यू 1 का पावर r हो गया तो 1 ही हो गया, नहीं, तो NCR को CR लिख दिए, नहीं, तो ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 का पावर n होता है। अब अगर x का वैल्यू -1 इसमें पुट कर दे या x का वैल्यू 1 इसमें पुट कर दे तो 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, नहीं, तो जब x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 का पावर r CR। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो r का वैल्यू 0 रखने से C0 आएगा, ये प्लस में आएगा, नहीं, C0 माइनस C1 प्लस C2 से लेके Cn तक ये 0 आ जाएगा, नहीं, सही ना। जब -1 का पावर r है तो इवन पावर वाला प्लस में आएगा, ऑड पावर वाला माइनस में आएगा, नहीं, मतलब जब सफिक्स इवन रहेगा तो प्लस में रहेगा, नहीं, प्लस में है, ऑड सफिक्स वाला माइनस में रहेगा, ठीक है ना। ये C1 है, ठीक है ना, ये C1 है, ठीक है ना। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट प्लस माइनस बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 0 होता है। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 का पावर n होता है, जहाँ पर n एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, नहीं सही ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन, इवन वाला खाली नहीं, इक्वल टू 2 का पावर n। ये दोनों ऐड करेंगे तो यही वाला बचेगा, 0 है। तो C0 प्लस C2 प्लस C4 मतलब इवन वाले का सम हो जाएगा, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 2 पावर n माइनस 1, नहीं। चलो, और इस इक्वेशन में अगर माइनस वाले को उस साइड लेके चले जाए तो ये हो जाएगा C0 प्लस C2 प्लस C4 इवन वाला इक्वल टू ये माइनस वाला उधर जाएगा तो C1 प्लस C3 प्लस C5 ऑड वाला हो जाएगा, नहीं। तो इवन वाला और ऑड वाला इक्वल होता है C1 प्लस C3 प्लस C5, नहीं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 पावर n होता है, नहीं, ठीक है ना। और उसमें से इवन वाला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, इवन सफिक्स वाला और ऑड सफिक्स वाला दोनों इक्वल होता है, नहीं, और दोनों आधा आधा होता है। तो इसका आधा करोगे तो 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाई 2 करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, तो 2 पावर n माइनस 1, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में बात है, ठीक है ना। अब मान लो क्वेश्चन ये है, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 3x का पावर 10, ठीक है ना। ये सम ऑफ कोफिशिएंट है, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में पता चल गया कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है 2 पावर n, और अल्टरनेट प्लस माइनस बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 0 होता है। इवन वाला सफिक्स वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट और ऑड वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम इक्वल होता है 2 पावर n माइनस 1 के, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन है कोफिशिएंट पर, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट वाला प्रॉब्लम बाइनोमियल मल्टीनोमियल दोनों में होता है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला सिर्फ बाइनोमियल में होता है, ठीक है ना। तो जब इस एक्सपेंशन को लिखेंगे, देखो तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा 10 CR, नहीं, तो 10 साइलेंट कर दिए, नहीं, इसको समझना है 10 CR। 10 कहाँ से है, जितना पावर है वही प्रीफिक्स है, ठीक है ना। 2 का पावर 10 माइनस r और 3 का पावर r, x का पावर r, नहीं। तो इसमें कोफिशिएंट ये पूरा है, नहीं, सही ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ CR है और कोफिशिएंट ये पूरा है, नहीं। तो हमको इस पूरे का सम चाहिए, तो इस पूरे का सम कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 पुट करके और सिग्मा लगा देंगे, नहीं। मतलब इसमें रहेगा समथिंग इंटू एक्स पावर 1, समथिंग इंटू एक्स पावर 2, समथिंग इंटू एक्स पावर 3। तो जब x पावर 1, x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो सिर्फ ये कोफिशिएंट का सम आ जाएगा, नहीं, सही ना। तो x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट पुट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल हो उसका वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1 पुट करेंगे तो ये 5 पावर 10 हो जाएगा, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 1 का पावर 10, तो 5 पावर 10, ठीक है ना। तो सम ऑफ कोफिशिएंट जब निकालना हो, ठीक है ना, बाइनोमियल से कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर खाली कोफिशिएंट निकालना हो तो जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्योंकि 1 पुट करके जब सिग्मा लगाएंगे आप तो खाली कोफिशिएंट का सम आएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये हो गया। और यही बात मल्टीनोमियल में भी है कि मान लो क्वेश्चन ये हो कि फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट, सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का पावर 10,
ठीक है ना। इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना। तो इसको जब एक्सपेंशन को लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर, 1 का पावर पी तो 1 ही रहेगा, 2 का पावर क्यू और 3 का पावर आर, और x का पावर q रहेगा और 2r रहेगा, नहीं ऐसा रहेगा नहीं। और पी क्यू आर का सम 10 होना चाहिए और पी क्यू आर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गया, समझ गया। तो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर निकालना है तो ये जो चीज़ है यही कोफिशिएंट है, नहीं, ठीक है ना। सॉरी, इधर ये वाला। तो इनका खाली सिग्मा लगाना है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इसका सिग्मा आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा 1 + 2 + 3 मतलब 6 का पावर 10, ठीक है ना। नहीं, x को 1 पुट कर दिया तो 3 + 2 + 1 6 का पावर 10, ठीक है ना। तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए वेरिएबल को 1 पुट कर देंगे सारे। अगर दो मान लो यहाँ पर y होता, यहाँ x होता और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y निकालना होता तो हम लोग x को भी 1 पुट कर देते और y को भी 1 पुट कर देते, मतलब वेरिएबल को 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। समझ गया। एक तरह से और इसको समझो बात को, एक तरह से और समझते हैं कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, नहीं, मिनिमम पावर 0 है, मैक्सिमम पावर 20 है और बीच में इसमें सारा पावर मिलेगा तो 21 टर्म्स इसमें होंगे, नहीं। तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे a0 + a1x + a2x² अप टू a20x⁻20, नहीं, 21 टर्म्स ऐसे लिखेंगे, नहीं। समझ गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन लिखा भी रहता है कि एज्यूम दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू दिस, नहीं, तो ये आइडेंटिटी है, नहीं, आइडेंटिटी है कि दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स रियल नॉन रियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए। ये के बाद क्लियर हो गया था कि इसमें 21 टर्म्स है तो 21 टर्म्स का ऐसा लिख दिए, ठीक है ना। अब हमको इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है, a0 + a1 + a2 से लेके a20 तक, ठीक है ना, सही ना। तो इसका सम कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, नहीं, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू 1, नहीं, तो 1 पुट करेंगे तो ये 6 पावर n हो गया और ये हो गया a0 + a1 + a2 अप टू a20, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट, सही ना। अगर मान लो तीसरा क्वेश्चन ऐसा होता कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऐसा 1 - 2x + 3x² का पावर 10, तो इसमें अगर x का वैल्यू 1 पुट किए होते तो ये आता 1 + 3 4 - 2 2 का पावर 10, ठीक है ना। तो इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट, इसमें भी वेरिएबल का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो ये हम निगेटिव में है, नहीं, तो 4 - 2 2 का पावर रहना चाहिए, नहीं। तो इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट होगा 1 - 2 + 3 का पावर 10 तो 2 का पावर 10, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इस तरह से सम ऑफ कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो, तो हम लोग मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए और सम ऑफ कोफिशिएंट इन मल्टीनोमियल एंड सम ऑफ कोफिशिएंट एंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन बाइनोमियल, ठीक है ना, ये देख लिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पीछे हम लोग किए थे कि x के किसी पावर का कोफिशिएंट, मतलब x⁴ कोफिशिएंट, x⁵ कोफिशिएंट, और ये जो टॉपिक था ये है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, नहीं, x के सारे पावर कोफिशिएंट, नहीं। तो वेरिएबल के सारे पावर कोफिशिएंट जब निकालना हो तो उस वेरिएबल को वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है ना, सही ना। चलो, अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो,
क्वेश्चन ये है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर n x पावर n इन 1 प्लस x पावर m प्लस 1 प्लस x पावर m प्लस 1 1 प्लस x पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन 1 प्लस x पावर n, ठीक है ना, जहाँ पर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, सही ना। 1 प्लस एक्स पावर n है लास्ट पे, लास्ट में 1 प्लस एक्स का पावर n है ये, तो 1 प्लस एक्स पावर m इस तरह का सीरीज है। और अब इसमें x पावर n देखना है, नहीं पहले हम लोग अकेला अकेला बाइनोमियल देखे थे x पावर n कोफिशिएंट, अब बहुत सारे बाइनोमियल के सम कर दिया गया और तब देखना है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है कि पहले अलग अलग बाइनोमियल में देख लीजिए और फिर सम कर दीजिए, नहीं सम है तो सम कर दीजिए, नहीं मतलब इसमें x पावर n देखना है तो इसमें x पावर n कोफिशिएंट क्या होगा, ये सेकेंड टर्म x है तो x पावर n जब होगा तो c का सफिक्स n होगा, नहीं तो दिस इज इक्वल टू एम सी एन, ठीक है ना, सही ना। इसमें क्लियर बात है, 1 प्लस एक्स पावर m प्लस 1 है, नहीं इसमें x पावर n कोफिशिएंट देखना है तो x का पावर n है मतलब सेकेंड टर्म का पावर n है तो c का सफिक्स n रहेगा, नहीं तो m प्लस 1 c n रहेगा यहाँ भी, ठीक है ना, प्लस m प्लस 2 c n रहेगा और n c n रहेगा, ठीक है ना, सही ना। मतलब उल्टा अगर लिखें उधर से तो ऐसा रहेगा n c n n प्लस 1 c n n प्लस 2 c n अप टू m c n, ठीक है ना, ऐसा नहीं, सही ना। तो इसमें अब हम लोग एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर लगाते हैं तो ये एन सी जीरो हो गया, ये एन प्लस 1 सी 1 हो गया, ये एन प्लस 2 सी 2 हो गया और ये एम सी एम माइनस एन हो गया, ठीक है ना। लिख सकते हैं ऐसा नहीं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, सही ना। चलो चलो अब ये ऐड करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है ना, सही ना। मतलब प्रीफिक्स दोनों का सेम हो, सफिक्स एक बड़ा हो तो प्रीफिक्स में एक ऐड हो जाता है, सफिक्स बड़ा वाला होता है, ठीक है ना, सही ना। तो लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स अभी सेम नहीं है जैसे यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। तो हम लोग ये तो एन सी जीरो 1 होता है, नहीं तो इसको एन प्लस 1 सी जीरो भी लिख सकते हैं, नहीं क्योंकि एन सी जीरो जो होता है ये 1 होता है और इसको एन प्लस 1 सी जीरो भी लिख सकते हैं, ये भी 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एन प्लस 2 हो जाएगा और सी 1 हो जाएगा, नहीं तो एन प्लस 2 सी 1 और एन प्लस 2 सी 2 यहाँ पहले से है, ठीक है ना, और एन प्लस 3 सी 3 भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके फिर हो जाएगा एन प्लस 3 सी 2, नहीं एन प्लस 3 सी 3, ठीक है ना। तो जब इसके पहले वाले तक को ऐड किए तो ये है, नहीं तो जब यहाँ तक को ऐड करेंगे तो प्रीफिक्स सेम रहेगा, सफिक्स एक कम रहेगा, नहीं तो जब वहाँ यहाँ तक को ऐड करेंगे तो ये रहेगा m रहेगा, नहीं प्रीफिक्स सेम है दोनों का और सफिक्स रहेगा इससे एक कम और फाइनली जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 सी m माइनस n, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं m प्लस 1 सी n प्लस 1, ठीक है ना, दिस माइनस दिस करेंगे n प्लस 1, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो जब अलग अलग बाइनोमियल में x के किसी पावर कोफिशिएंट देखना हो तो हम लोग अलग अलग देख लिए और सबको ऐड कर दिए, ऐड करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ की, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है
कि ये जो अलग अलग बाइनोमियल है, ये अगर कोई सीरीज बन रहा हो जिसका सम निकालना हम लोग जानते हैं, प्रोग्रेशन सीरीज पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अगर सम निकाल सकते हैं तो पहले सम निकाल लेते हैं और फिर बाइनोमियल बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या किए कि पहले बाइनोमियल यूज़ किए और बाद बाइनोमियल का सीरीज को सॉल्व किए, ठीक है ना, सही ना। अब उल्टा करने वाले हैं कि पहले हम लोग सीरीज का सम निकालेंगे और फिर बाइनोमियल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग उधर से उल्टा लिख लेते हैं इसको, तो इसको लिख लेते हैं 1 + x पावर n प्लस 1 + x पावर n + 1, 1 + x पावर n + 2, 1 + x पावर m, सही ना। ये बड़ा है इधर, ठीक है ना, क्योंकि m इज़ ग्रेटर देन n है तो इससे बड़ा है ये, ठीक है ना। तो छोटे वाले से लिखना शुरू किए। अच्छा, कितना टर्म्स होगा इसमें, ठीक है ना। तो अगर 1 + x पावर n को बाहर कर लिया जाए तब ये हो जाएगा 1 + x, फिर 1 + x का होल स्क्वायर और 1 + x पावर m - n हो जाएगा, ठीक है ना। तो x पावर 0 से 1 + x पावर 0 से 1 + x पावर यहाँ तक जा रहा है, तो m - n + 1 टर्म्स है इसमें, नहीं, m - n + 1 टर्म्स है इसमें, सही ना। और जीपी है ये, नहीं, तो जीपी का सम हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो जीपी का सम पर लिख लेते हैं। जीपी का सम, तो ये तो बाहर है, जीपी का सम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है ना। कॉमन रेशियो 1 + x है, नहीं, यही कॉमन रेशियो है, 1 + x का पावर नंबर ऑफ टर्म्स m - n + 1 -1 अपॉन r - 1, ठीक है ना, ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये 1 1 कैंसिल। अब जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x का पावर m + 1, नहीं, -1 + x का पावर n, सही ना, अपॉन x, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सीरीज को सॉल्व कर लिए, सीरीज जीपी बन गया था, जीपी इसका सम जानते हैं तो जीपी का सम निकाल दिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें कोफिशिएंट देखेंगे, x पावर n का कोफिशिएंट इस पूरे में देखना है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन दिस, ठीक है ना, इस पूरे में x पावर n कोफिशिएंट देखना है। तो न्यूमरेटर में x पावर n + 1 का कोफिशिएंट जब देखेंगे और उसमें एक x से डिवाइड करेंगे तब x पावर n आएगा, नहीं, मतलब मान लो कोफिशिएंट हमारा a आया, x पावर n कोफिशिएंट a आया, तो a x पावर n + 1 रहेगा बाई x रहेगा, तब ये x पावर n बनेगा, तो उसका कोफिशिएंट a होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर n + 1 इन न्यूमरेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर मतलब इसमें, ठीक है ना, m + 1 1 + x पावर m + 1 -1 + x पावर n। तो इसमें तो मैक्सिमम पावर n होगा, नहीं, मैक्सिमम पावर n होगा इसमें, n + 1 तो मिलेगा नहीं, तो इसमें 0 मिलेगा x पावर n + 1 कोफिशिएंट, और इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू m + 1 c n + 1, नहीं, क्योंकि सेकेंड टर्म x है तो जितना पावर होगा उतना ही सफिक्स होगा c का, माइनस इसमें 0 मिलेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो फिर से वही आ गया। तो जब बहुत सारे बाइनोमियल का सम हो और उसमें x की से पावर कोफिशिएंट देखना हो, दो तरीका, कि पहले कोफिशिएंट अलग अलग देख के सम करें या पहले सम करके तब कोफिशिएंट देखें, ठीक है ना, समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे हम लोग। इस तरह से, इफ सिग्मा r = 0 से 2n AR
एक्स माइनस टू का पावर आर इज इक्वल टू सिग्मा बी आर एक्स माइनस थ्री का पावर आर इक्वल टू 0 से 2n, ठीक है ना। एंड ए के इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है ना। मतलब जब इसमें जब आर का वैल्यू पुट करेंगे तो a1 a2 a3 बीच में कहीं a के आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जब भी k का वैल्यू n या उससे बड़ा होगा n प्लस 1 n प्लस 2 ऐसा होगा तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहा गया है देन फाइंड bn। सही ना। चलो तो ये भी आइडेंटिटी क्वेश्चन है कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x माइनस थ्री को हम t पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। पुट x माइनस थ्री इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू टी प्लस थ्री, नहीं तो x माइनस टू जो निकालेंगे, ये x माइनस टू है तो x माइनस टू इक्वल टू टी प्लस वन, ठीक है ना, या वन प्लस टी, ठीक है ना। तो ये x माइनस टू और x माइनस थ्री का वैल्यू इसे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से 2n ए आर और 1 प्लस टी का पावर r इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से 2n बी आर टी का पावर r, ठीक है ना, क्योंकि x माइनस थ्री को टी मान गया, ठीक है ना। समझ गया। तो अगर ये ऑल x के लिए सही है तो x का वैल्यू ऑल x रखेंगे तो t का वैल्यू भी ऑल t आएगा, ठीक है ना, सही ना। चलो हमको कहा गया कि bn निकालिए, ठीक है ना। तो पहले इस सिग्मा को हटा लेते हैं। देखो सिग्मा जब हटाएंगे तो पहले r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ऐसा आएगा a नॉट, r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं। फिर आएगा a1 1 प्लस x का पावर 1, फिर आएगा a2 1 प्लस एक्स का पावर 2, नहीं इस तरह से आता जाएगा, नहीं बीच में n आएगा कहीं, नहीं तो an 1 प्लस एक्स पावर n, फिर an प्लस 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन, लास्ट में 2n तक गया है, 1 प्लस एक्स पावर 2n, सही ना। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू बी नॉट, आर का वैल्यू 0 पुट किया तो बी नॉट टी का पावर 0 1 हो जाएगा, बी नॉट प्लस b1 प्लस b2 अप टू कहीं bn, सॉरी b1 में टी का पावर 1 रहेगा, नहीं प्लस b1t प्लस b2t स्क्वायर अप टू bn टी का पावर n, नहीं प्लस bn प्लस 1 टी का पावर n प्लस 1 b2n टी का पावर 2n, सही ना, ऐसा हो गया। सही ना। तो हमको निकालना है t का पावर n, और इसमें देखो ये कहा गया है ये बात a k इक्वल टू 1 व्हेन k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, सही ना। तो ये जब n या n से बड़ा है तो ये सब 1 हो गया है, ठीक है ना, ये भी 1 हो गया, ये सब 1 हो गया, ठीक है ना, ये कहा गया है, ठीक है ना। और हमको निकालना है bn, bn मतलब t का पावर n का कोफिशिएंट, सही ना। तो दोनों साइड t का पावर n कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि t का पावर n इधर तो और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें मिलेगा, तो bn और इधर t का पावर n कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ t का पावर n ऑन बोथ साइड, तो इधर bn है। अब देखो इसमें t का पावर n नहीं मिलेगा, नहीं इसमें भी t का पावर n यहाँ से मिलना शुरू हुआ, सॉरी t है, 1 प्लस t है,
है ना, 1 + t है। सही है। तो t का पावर n यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके पहले तक n-1 पावर होगा, तो हाईएस्ट पावर n-1 रहेगा। तो t का पावर n यहाँ से मिलना शुरू होगा। तो इसमें जब t का पावर n करेंगे नहीं तो हो जाएगा NCn, नहीं जितना t का पावर उतना ही सफिक्स, ये हो जाएगा n+1cn, n+2cn और 2ncn, नहीं तो ये अभी वाला जैसा क्वेश्चन हो गया, नहीं या जीपी बन रहा है उससे कर लीजिए। तो इसको लिख देते हैं NC0, ये है n+1c1, फिर n+2c2 अप टू 2ncn, ठीक है ना। तो इसको n+1c0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n+2c1, n+2c2 और 2ncn। तो जब यहाँ तक को सम करेंगे तो प्रीफिक्स 2n रहेगा, cn-1 रहेगा और 2ncn रहेगा, तो 2ncn+1 हो गया, ठीक है ना। या 2ncn-1 भी लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे तो समझ गया। तो इस तरह से निकाल दिया, नहीं ठीक है। तो इसमें कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है। अभी हम लोग पीछे निकाल दें सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम या सारे कोफिशिएंट का सम, इसमें कुछ निकालना, मतलब आपको bn निकालना है। bn मतलब t का पावर n का कोफिशिएंट इक्वेट करना है, ठीक है ना। तो इस साइड तो एक ही है, इस साइड बहुत सारे बाइनोमियल में आएगा, नहीं तो सबको लिख दीजिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो आज क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।